मेरी उरूज की लिखी थी दास्तां जिसमें मेरे जवाल का किस्सा भी उसी किताब में था। विकास शर्मा राज का ये शेर आज जस्टिन ट्रूडो पर एकदम फिट बैठता है। वो लगभग एक दशक से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 6 जनवरी 2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री और सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। 6 जनवरी की सुबह वो देश के सामने आए। इस बार उनके चेहरे पर हल्की उदासी और हताशा दोनों दिख रही थी। वो इस्तीफे का ऐलान करते हुए बोले कि मैं एक फाइटर हूँ। मैं एक फाइटर हूँ। मेरे बदन का एक एक हिस्सा मुझे कनाडाई लोगों के लिए लड़ने को कहता है, क्योंकि मैं कनाडाई लोगों की फिक्र करता हूँ। मुझे इस देश की परवाह है और मैं हमेशा अपने देश के लोगों के लिए काम करता रहूँगा। जस्टिन ट्रूडो 2015 में कनाडा की सत्ता में आए थे। उस दौर में लिबरल पार्टी की हालत खराब थी। लोगों को लग रहा था कि कनाडा में लिबरल पार्टी का यही अंत होगा, लेकिन ट्रूडो ने सबको गलत साबित किया। न सिर्फ चुनाव जीता, बल्कि शुरुआती कुछ वर्षों में बेहतरीन काम भी करके दिखाया। जैसे 2015-16 में मिडिल क्लास लोगों के टैक्स में कटौती की। 2016 में कनाडा चाइल्ड बेनिफिट बिल लेकर के आए। घरों की समस्या दूर करने के लिए नेशनल हाउसिंग स्ट्रेटेजी बनाई और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई नई तरह की स्कीमें चलाई। पर सबका वक्त एक सा नहीं रहता। 2017 के बाद से ट्रूडो पर करप्शन के आरोप लगने लगे। ये भी कहा जाने लगा कि वो कनाडा की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। कोविड के दौर में भी जस्टिन ट्रूडो पर मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे। वो घरेलू मोर्चे पर विरोध का सामना तो कर ही रहे थे, लेकिन 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत से विवाद शुरू हो गया उनका। ये विवाद थमा भी नहीं था कि ट्रंप चुन करके आ गए। वो कई मौकों पर जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका का गवर्नर और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता चुके हैं। इन सब के बावजूद वो चुप्पी साधे रहे और इसी चुप्पी की वजह से आज उनकी कुर्सी चली गई। इसीलिए पूछा जा रहा है कि इज दिस द एंड ऑफ द ट्रूडो एरा। आज के शो में इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और जानेंगे कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफे के बाद ट्रूडो क्या बोले और ट्रूडो के जाने से कनाडा की राजनीति कैसे बदलेगी और भारत के लिए इसका मतलब क्या है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। लेकिन सबसे पहले कनाडा का पॉलिटिकल सिस्टम समझ लेते हैं ताकि आगे की कहानी थोड़ा बेहतर समझ आए। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप का उत्तरी भाग में बसा हुआ एक देश है। इसकी सीमा दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में नॉर्थ में आर्कटिक महासागर से लगती है। कनाडा एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें कानून के शासन और अधिकारों और स्वतंत्रता के अधिकार पर तवज्जो दी गई है। सरकार ब्रिटिश क्राउन के नाम पर काम करती है, लेकिन उनकी पावर का स्रोत है वहां की जनता। कनाडा की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश या वेस्टमिंस्टर परंपरा से उपजी है। संसद में क्राउन, सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल हैं। न्यायपालिका कानून और संविधान की व्याख्या और उसे लागू कराने तथा निष्पक्ष निर्णय देने के लिए जिम्मेदार है। संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं, इसमें कुल 105 सीटें हैं। निचले सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें कुल 338 सीटें हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत पाने वाले दल या गठबंधन का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा कितना है? वो है 170। अभी हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थिति क्या है? सबसे बड़ी है जस्टिन ट्रूडो वाली लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, उनके पास 153 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर कंजर्वेटिव पार्टी है, उनके पास 119 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर है ब्लॉक क्यूबेकॉइस, उनके पास 33 सीटें हैं। जबकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी जिसको कहते हैं, उनकी 25 सीटों के साथ वो चौथे नंबर पर है। एनडीपी के मुखिया कौन है? भारतवंशी जगमीत सिंह। उन्होंने ट्रूडो की पार्टी को समर्थन दिया हुआ था, लेकिन सितंबर 2024 में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, जिससे जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ गई थी। ये तो हुआ कनाडा का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मौजूदा। अब समझते हैं जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी कैसे गई। 5 बड़ी वजह है, एक एक करके वो समझते हैं। पहली है अर्थव्यवस्था। कनाडा की अर्थव्यवस्था पिछले 4 साल में धीमी गति से बढ़ रही है। कनाडा की ग्रोथ रेट लगभग
2.1% है, बहुत ही कम है। यहाँ फूड इन्फ्लेशन करीब 8% तक पहुंच गया है। रोजाना खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है। इससे आम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ा है। इसके अलावा ट्रूडो क्राइम को रोकने में भी फेल हुए हैं। कनाडा सरकार के मुताबिक करीब 3 लाख यूक्रेनी जंग के बाद से कनाडा आकर के रह रहे हैं। जानकार इनकी संख्या कहीं ज्यादा बताते हैं। इस वजह से कनाडा में शरणार्थी संकट भी बढ़ा है। लोगों के आने से रहने की जगह कम हुई है। इसलिए कनाडा आज हाउसिंग क्राइसिस से भी जूझ रहा है। पिछले 2 साल में घरों की कीमत में 30 से 40% तक का उछाल आ गया है। दूसरी वजह है लिबरल पार्टी की आंतरिक कलह। मार्च 2022 से ट्रूडो की लिबरल पार्टी को जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी का समर्थन मिला हुआ था। सितंबर 2024 में एनडीपी ने जगमीत सिंह ने यह समर्थन वापस ले लिया। तब से ट्रूडो की सरकार गिरने का खतरा बना हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव की कोशिश भी हुई, लेकिन वो सफल नहीं रही। पर ट्रूडो की घटती लोकप्रियता की वजह से पार्टी के नेता भी उनके खिलाफ होने लगे। पिछले साल के अंत में लगभग 2 दर्जन लिबरल सांसदों ने ही एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने ट्रूडो को हटाने या करारी हार का सामना करने की बात लिखी थी। पिछले साल ही 16 और 17 दिसंबर को कनाडा के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्रूडो के साथ मतभेदों की वजह से इस्तीफा दे दिया। इन्हीं सब आंतरिक कलह की वजह से ट्रूडो पर भी इस्तीफा देने का प्रेशर था। तीसरी वजह है विदेश नीति। ट्रूडो की विदेश नीति पिछले 2 साल में कमजोर साबित हुई। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत के एजेंट्स पर लगा दिया। खालिस्तानी टाइगर फोर्स केटीएफ का मास्टरमाइंड था हरदीप सिंह निज्जर। केटीएफ पर पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने और टारगेटेड किलिंग्स के आरोप लगे हैं। इसको भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, प्रतिबंधित संगठन है। निज्जर कुछ सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों में से एक था। भारत में हुई कई हत्याओं से भी उसका नाम जुड़ता था। जब भारत पर उसकी हत्या के आरोप लगे तो भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर और 5 अन्य डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया और कनाडा से अपने हाई कमिश्नर को वापस भी बुला लिया। तब से भारत और कनाडा के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने भी जस्टिन ट्रूडो के लिए समस्या खड़ी कर दी थी। नवंबर में उन्होंने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। इस धमकी के बाद ट्रूडो सीधे ट्रंप से मिलने पहुंच गए, लेकिन ये पैंतरा उनका काम नहीं आया। ट्रूडो के घर लौटते ही ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य और उन्हें अमेरिका का गवर्नर बोल दिया। ट्रूडो ने इस पर चुप्पी साधी रखी। इससे भी कनाडा की जनता में नाराजगी उनके प्रति बढ़ी। चौथी वजह है ट्रूडो की घटती लोकप्रियता। ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग्स लगातार गिर रही हैं। 2024 के अंत तक ये महज 33% रह गई थी। लोग उनकी नीतियों की खुलकर के आलोचना कर रहे हैं। ट्रूडो पोल सर्वे में भी पीछे चल रहे हैं। दिसंबर 2024 में सिर्फ 22% कनाडाई लोगों ने कहा कि वो ट्रूडो के नेतृत्व का समर्थन करते हैं। ये उनकी गिरती लोकप्रियता को दर्शाता है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवियर ट्रूडो से इस पोल में 24 पॉइंट आगे चल रहे हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि कनाडा के अगले चुनाव में लिबरल्स को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। पांचवी वजह है करप्शन के आरोप। 2017 में ट्रूडो पर आरोप लगे कि उन्होंने आगा खान नाम के शख्स से पैसे लिए। उसने ट्रूडो और उनके परिवार की छुट्टियां स्पॉन्सर की। ट्रूडो पर उनसे महंगे गिफ्ट लेने के आरोप भी लगे। फिर जांच हुई तो पता चला कि आगा खान के फाउंडेशन को सरकार से फंड भी मिलता था। 2019 में ट्रूडो के 2 मंत्री करप्शन के केस में फंसे। तो ये थी ट्रूडो के इस्तीफे की 5 बड़ी वजहें। अब जानते हैं कि ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के अंदर ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं अगले चुनाव में अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। ये इस देश का हक है कि अगला चुनाव वाकई एक चुनाव जैसा हो। ये मुझे साफ दिख रहा है कि मैं अंदरूनी लड़ाइयां लड़ता रहा तो चुनाव में किसी को टक्कर नहीं दे सकूंगा। ट्रूडो इस्तीफा देते हुए अपनी स्पीच में भावुक भी हो गए। उसके कुछ अंश भी सुन लीजिए। बीती छुट्टियों में मुझे अपने परिवार से अपने फ्यूचर के बारे में अच्छी तरह बात करने का मौका मिला। इन छुट्टियों में मैंने इस पर बहुत सोचा। अपने करियर में मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए कल रात डिनर पर मैंने अपने बच्चों को अपना फैसला बताया और आज मैं आपसे ये साझा करने वाला हूँ। मैं पार्टी लीडर और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव करवाकर एक मजबूत नेता चुनेगी। पियरे पोलिवियर के मंसूबे इस देश के लिए सही नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बढ़ते कदमों को रोकना तर्कहीन है। देश में विविधता के ख्याल से पीछे हटना, वो ख्याल जिसने हमेशा कनाडा को एकजुट किया है, इसे रोकना देश के लिए सही नहीं है।
पत्रकारों, सीबीसी और बाकी संस्थानों पर हमला करना ये कनाडाई लोगों के करने वाले काम नहीं है। always work to pull itself together on is not the right path for the country. Attacking journalists, the CBC institutions, that's not what Canadians need in this moment. ये तो रहा जस्टिन ट्रूडो का विदाई भाषण। अब समझते हैं कि कनाडा में आगे क्या हो सकता है। क्या ट्रूडो को तुरंत पद छोड़ना होगा? जी नहीं, ट्रूडो भी प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के लीडर के पद पर बने रहेंगे। कनाडा में पार्टी कन्वेंशन के जरिए लीडर को चुना जाता है, जिसमें महीनों लग सकते हैं। नियम के मुताबिक अगले चुनाव इसी साल अक्टूबर महीने में या उससे पहले करवाए जाने हैं। जानकार कह रहे हैं कि ट्रूडो 2021 की तरह स्नैप इलेक्शन करवा सकते हैं, यानी समय से पहले चुनाव करवा सकते हैं। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने के चांस ज्यादा दिख रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवियर कई सर्वे में आगे भी चल रहे हैं। अगर उनकी वैधता मानी जाए उन सर्वेस की, तो कनाडा में इस साल के अंत तक पियरे पोलिवियर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। बहरहाल हम जस्टिन ट्रूडो पर वापस लौटते हैं। अब समझते हैं कि कैसे उन्होंने कनाडा पर अपनी छाप छोड़ी, उनकी कुछ बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं। पहले घरेलू मोर्चे की उपलब्धियां। पहला प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कनाडा की पहली जेंडर बैलेंस्ड कैबिनेट बनाई। पुरुषों और महिलाओं को कैबिनेट में बराबर की हिस्सेदारी मिली। प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनके शुरुआती फैसलों में से था, पहले फैसलों में। दूसरा, उनके पहले बजट में चाइल्ड टैक्स बेनिफिट नाम से एक योजना शुरू की गई। इसके तहत 18 साल से कम वर्ष के बच्चों को पालने के लिए, उनके पोषण के लिए परिवारों को हर महीने पैसे दिए जाते थे और ये रकम नॉन टैक्सेबल होती थी। तीसरा, 2016 में उन्होंने कार्बन एमिशन पर टैक्स लगाने की बात की। इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी तारीफ हुई, लेकिन महंगाई से आम नागरिक इससे नाखुश हो गए। उन्होंने 2030 से पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 30% तक कम करने और 2050 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचने के मकसद से इसे शुरू किया था। चौथा, कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रूडो को तेजी से फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम्स के लिए शुरुआती दिनों में तो तारीफ मिली, लेकिन वैक्सीन की खरीद में देरी की वजह से उनकी फिर आलोचना भी हुई। 2022 में राजधानी ओटावा में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए। इसे फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम से जाना जाता है। बात इतनी बढ़ी कि ट्रूडो के इमरजेंसीज एक्ट का इस्तेमाल ट्रूडो ने किया और इसे आप मार्शल लॉ की तरह समझ सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रूडो के चर्चित फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। पहला, 2015 में उनकी सरकार ने 25,000 सीरियन रेफ्यूजीज को पनाह दी। उस समय सीरिया में सिविल वॉर चरम पर था। हालांकि उसके बाद से उनकी सरकार ने रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना कम कर दिया था। दूसरा, जब 2017 में ट्रंप सरकार ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ सख्ती दिखाई, तब ट्रूडो ने कहा था कि जंग की वजह से जो भी परेशान शरणार्थी हैं उन्हें हम पनाह देंगे। तीसरा, ट्रूडो ने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। ये क्लाइमेट को लेकर के एक समझौता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कनाडा से गुजरती हुई ऑयल और गैस पाइपलाइंस को मंजूरी दी। चौथा, रूस यूक्रेन जंग में कनाडा यूक्रेन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक रहा। जंग शुरू होने के बाद से अब तक कनाडा की ओर से यूक्रेन को करीब 11 लाख करोड़ रुपयों की मदद मिल चुकी है। पांचवा, जनवरी 2024 में उनकी सरकार ने इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। हालांकि उनकी पार्टी पर इजरायली समर्थक होने के आरोप भी लगते रहे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्सपोर्ट बंद होने के बाद भी कनाडा में बने हथियार अमेरिका के रास्ते इजराइल पहुंचे थे। अब जाते जाते जस्टिन ट्रूडो की कहानी भी जान लीजिए। 25 दिसंबर 1971 यानी क्रिसमस के दिन कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसे नाम दिया गया जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो। बचपन में ही जस्टिन ट्रूडो की माँ बाप जो हैं वो अलग हो गए थे। उनकी परवरिश उनके पिता ने की। ट्रूडो ने शुरुआती पढ़ाई कनाडा की मैकगिल विश्वविद्यालय से उन्होंने की। वहाँ उन्होंने साहित्य पढ़ा और फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। पढ़ाई के दौरान ही वो डिबेटिंग सोसाइटीज़ में रुचि रखने लगे। इसी दौर में वो राजनीति के करीब आए, लेकिन साल 2000 में पिता की मौत ने उन्हें लिबरल पार्टी के और पास ला करके खड़ा कर दिया। 2008 में वो पहली बार संसद पहुंचे। साल 2011 में तब के लिबरल पार्टी के चीफ इग्नेटियफ के चले जाने के बाद जस्टिन ट्रूडो पर दबाव बनने लगा कि वो नेतृत्व संभालें, मगर अब भी कई आलोचक उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनका कहना था कि जस्टिन के पास अनुभव नहीं है, योग्यता भी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी आलोचनाओं को गंभीरता से लिया और खुलकर सामने आए। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद पैट्रिक ब्राजेऊ को बॉक्सिंग रिंग में आकर के मुकाबला करने की चुनौती उन्होंने दी। पैट्रिक सेना में रह चुके थे, कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। लोग कहने लगे कि जस्टिन हार जाएंगे और जस्टिन ने कहा कि लोग अक्सर मुझे कमतर समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हल्का हूं। अगर मैं ये लड़ाई जीत जाता हूं तो शायद लोग मुझे गंभीरता से लेने लगेंगे।
जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था। हारने पर उनकी छवि को बहुत बड़ा बट्टा लगता। ट्रूडो ने मुकाबले से पहले खूब प्रैक्टिस की। वो मुक्केबाजी करते भी थे, प्रोफेशनल नहीं, ऐसे ही करते थे। उधर पैट्रिक खूब सिगरेट पीते थे। इसी से जस्टिन ने अंदाजा लगाया कि पैट्रिक ज्यादा देर तक बॉक्सिंग रिंग में ठहर नहीं पाएंगे, स्टेमिना उतना नहीं होगा। मार्च 2012 में ये मैच हुआ। तीसरे राउंड में जस्टिन ट्रूडो ने मैच जीत लिया और फिर वो चर्चा में आ गए। इसके बाद साल 2013 में वो लिबरल पार्टी के मुखिया बने और 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री। हालांकि 3 टर्म जीतने के साथ उनके हाथ विवाद भी आए। पहला बड़ा विवाद था साल 2017 में, जब जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने बहामास गए। वहाँ एक प्राइवेट द्वीप है, एक अरबपति हैं आगा खान, उनका ही द्वीप है। कनाडा में उनकी संस्था पीएम के लिए लॉबिंग भी करती है, सरकारी फंड भी उसको मिलता है। तो जब ट्रूडो आगा खान के निजी द्वीप पर सपरिवार छुट्टियां मनाने गए तो बड़ा हंगामा हुआ। क्यों हुआ? भाई प्रधानमंत्री ऐसे ही किसी बिजनेसमैन का फेवर नहीं ले सकता। इसके अलावा साल 2022 में जस्टिन ट्रूडो ने देश भर में हो रहे वैक्सीन विरोधी अभियान जो चल रहे थे, जो प्रदर्शन चल रहे थे, और राजधानी ओटावा के कुछ हिस्सों को ब्लॉक करने के लिए भी आपातकाल लागू कर दिया था। इसके अलावा भारत और अमेरिका से जुड़े उनके विवाद हम पहले ही बता चुके हैं, वो आप जानते ही हैं। अब इस कहानी को अल्पविराम लगा करके बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने जानकार से पूछा कि कनाडा में इस साल अक्टूबर में संसदीय चुनाव होने हैं। ज्यादातर सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के जीत के अनुमान हैं। अगर कंजर्वेटिव सत्ता में आते हैं तो क्या भारत और कनाडा के रिश्ते में सुधार आ सकता है? देखिए, ये इसके कई कारक हैं, जिसको अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि कनाडा और भारत का जो रिश्ता बिगड़ा था उसमें बहुत बड़ा हाथ जस्टिन ट्रूडो का था। और वो इसलिए भी था कि उनकी पार्टी माइनॉरिटी में थी और उसको कोalition गवर्नमेंट थी और उसको एक मेजॉरिटी के लिए सब दलों को मिला के चलना था और उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज का वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जो सिख आतंकवाद है हिंदुस्तान में और जो सो कॉल्ड खालिस्तान की डिमांड करते हैं। तो इसके चलते भारत के संबंध बिगड़े थे। और ऐसा नहीं है, भारत ने पहले उनको हिंट किया था कि ऐसी समस्या हमारे बीच है, उसको एड्रेस किया जाए, लेकिन वो एड्रेस नहीं किया गया था, तो संबंध उसके चलते बिगड़े थे। आने वाले समय में संबंध उससे तो बेहतर जरूर होंगे, क्योंकि वो हो सकता है वो मेजोरिटी में आ जाएं और मेजोरिटी के चलते उनको उसकी सत्ता मिले। तो और जो दूसरी पार्टी आएगी, जो भी आएगी, कंजर्वेटिव का ज्यादा चांस है, जो उनके चल रहे हैं जो हिसाब, उस हिसाब से वो लीड कर सकते हैं। तो पियरे पोलिवेयर की जो पार्टी है वो उससे भारत के संबंध जो ट्रूडो से थे उससे बेहतर तो जरूर हो। अच्छा, ये भी बताएं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने भी ट्रूडो की रुखसती पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने पिछले 1 महीने में ट्रूडो की खूब आलोचना भी की। क्या कनाडा से ट्रूडो का जाना अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, मैं कहूंगा कि ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो पहले कैजुअलिटी हैं अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के आने की एंजाइटी के। और ऐसा नहीं था कि ट्रूडो कमजोर नहीं थे, उनकी कोalition से बहुत सारी पार्टियां हट नहीं गई थी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया था। लेकिन ये जो इमीडिएट रेजिग्नेशन था इनके फाइनेंस मिनिस्टर का, और इन्होंने जो रेजिग्नेशन की पेशकश की है मार्च तक वो एक्सेप्ट होगी, उसमें बहुत बड़ा हाथ ट्रंप के उस स्टेटमेंट को है जिसमें पहला वो कहते हैं कि कनाडा को 51वां राज्य बनाएंगे और कनाडा के से जो टैरिफ है वो 25% कर देंगे, यानी ट्रेड जो है उनका। और उसके चलते उनका इल्जाम है, ट्रंप कहते हैं कि जो सब्सिडी कनाडा देता है अपने सिटीजन्स को हेल्थ में या एजुकेशन में या सोशल सेक्टर्स में, उसका बहुत बड़ा कारण है कि उनका ट्रेड घाटा जो है वो अमेरिका के साथ बहुत है और इसके चलते उनको फायदा होता है। तो पहली तो ये बात है। दूसरा, इलॉन मस्क 1 महीने पहले से काफी उन पर कमेंट कर रहे हैं, और उन पर ही नहीं, वो कियर स्टारमर पे, इंग्लैंड के जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर उन पर, और उनके अलावा वो एएफडी पर कमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की स्ट्रैटेजी ये है कि दुनिया को, या खासकर जो उनके समर्थित राज्य हैं या जो वेस्ट के स्टेट्स हैं, उनको छेड़ा जाए, उनमें व्यवस्थाएं बदली जाए। ज्यादातर कॉन्जर्वेटिव पार्टियां हैं जो रूढ़िवादी पार्टियां हैं। तो इसी मद में उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी का भी वेलकम किया है अभी, और उसके पहले आप देखेंगे एएफडी के प्रति उनकी सिंपैथी बढ़ गई है। या यूके में
जो निजल फराज की पार्टी है उनके उसको कहते हैं कि निजल फराज को हटना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस तरफ दिखा रही हैं कि इलॉन मस्क और ट्रंप जो इस समय दोस्त बने हुए हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको खत्म करके एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जाए जो अमेरिका के पक्ष में हो, आर्थिक पक्ष में। जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे वाले भाषण में अपने आप को एक फाइटर बताया। क्या आपको लगता है क्या ट्रूडो भविष्य में प्रधानमंत्री दोबारा बन पाएंगे, बन सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज कभी खत्म नहीं होती, और जो लिबरल पार्टी है वो तो आइडियोलॉजी है, एक तरह से वो आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका तो ह्रास होगा नहीं। ये है कि उनके लिए इस समय डिफिकल्ट टाइम्स है, और ये भी एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल से वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो सत्ता में रहे हैं, हालांकि कोalition थी। और अक्टूबर में जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है, जैसे पोल सजेस्ट कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय ट्रूडो तो आ नहीं सकती, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी ही आएगी, राइट। और कंजर्वेटिव पार्टी अगर आती है तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर पोलिवियर बनेंगे। लेकिन लिबरल पार्टी भी अगर आती है, 2% अगर चांस है तो भी जस्टिन ट्रूडो इस टर्म में, यानी अक्टूबर 20 को जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में, उनमें वो चुन के नहीं आ सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो रहेगा। और फाइटर कहना अपने लोग को या अपनी पार्टी में जोश भरने के लिए, जो हर पार्टी करती है, हर लोग करता है, और ये भी कर रहे हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ICT ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसमें हसीना के अलावा सेना के पूर्व जनरलों और एक पूर्व पुलिस चीफ सहित 11 अन्य लोगों के नाम हैं। ये मामला हसीना के कार्यकाल में लोगों को जबरन गायब किए जाने के आरोप से जुड़ा है। इन लोगों पर आरोप है कि इन घटनाओं में इनकी भूमिका थी। 5 अगस्त 2023 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बांग्लादेश छोड़कर के वो भाग गई थी। तब से लेकर के अब तक ICT में उनके खिलाफ करीब 60 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी जबरन गायब किए जाने, हत्या, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर के हैं। इन मामलों में हसीना, उनकी पार्टी के नेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तत्कालीन सीनियर ऑफिशियल्स पर आरोप लगाए गए हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ICT की तरफ से जारी किया गया ये दूसरा अरेस्ट वारंट है। इसके पहले 17 अक्टूबर 2023 को ऐसा ही एक वारंट जारी किया गया था। वो मामला जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में हुए आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट में मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़ा था। मौजूदा अरेस्ट वारंट के तहत पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो इन 12 लोगों को गिरफ्तार करें और कोर्ट के सामने 12 फरवरी को पेश करें। कोर्ट का कहना है कि हसीना के शासन में इस तरह के मामले सरकारी देखरेख में अंजाम दिए जाते थे और इन मकसदों में शामिल लोगों को इनाम दिया जाता था। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने इन मामलों की छानबीन करने के लिए एक कमीशन बनाया था। आपको बता दें कि पिछले महीने इस कमीशन ने भारत पर भी आरोप लगाया था और कहा था कि लोगों को गायब किए जाने के मामले में भारत की भी भूमिका थी। आज की दूसरी सुर्खी है ब्रिटेन से जुड़ी हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एलन मस्क की टिप्पणियों का जवाब दे दिया है। कीर स्टारमर ने मस्क के बयानों को झूठा और भ्रामक बताया है। एलन मस्क ने पिछले 2-3 दिनों में स्टारमर को सीधे तौर पर निशाना बनाया था। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में ढेर सारे पोस्ट किए थे और उन पर आरोप लगाए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर कि 2010 के दशक में ब्रिटेन में हजारों नाबालिगों के साथ हुए यौन शोषण के मामलों में उनकी भी भूमिका थी। वो भी एक तरह से दोषी हैं क्योंकि उस वक्त की सरकार ने उस कथित रेप कांड पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। कीर स्टारमर उस समय डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पद पर थे। हमने आपको दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से इस पर बताया है कि किस तरह इन पोस्ट के बाद ब्रिटेन की सियासत में हड़कंप मच गया था। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। स्टारमर ने मस्क की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा है कि लोगों से जितना बन पड़ रहा है और उतना झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें पीड़ितों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हमने इस तरह की रणनीति कई बार देखी है, डराना, धमकाना और हिंसा की धमकियां देना, सिर्फ इस उम्मीद में कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। मेरी नज़र में अब सीमा पार हो चुकी है। अगली सुर्खी नेपाल से है। नेपाल, चीन और भारत में 7 जनवरी की सुबह 6:35 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 380 किलोमीटर दूर शिजांग शहर में था और इस जगह के 5 किलोमीटर के दायरे में केवल कुछ ही लोग मौजूद थे। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 नापी गई। इस भूकंप की वजह से तिब्बत में 95 लोगों की मौत की खबर भी आई है, जबकि 130 लोग घायल हैं। इस बीच भूकंप से प्रभावित अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप उन्हें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। इस बार गेस्ट इन द न्यूज रूम में हमारे मेहमान बने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा से लेकर के महेंद्र सिंह धोनी तक के कई किस्से उन्होंने शेयर किए। मौजूदा क्रिकेट टीम में जो चल रहा है उस पर भी अपनी राय दी। एपिसोड 11 जनवरी को ललन टॉप ऐप पर और 12 जनवरी को यूट्यूब पर रिलीज होगा। What about Virat Kohli? The style of leadership was not inclusive. मेरे तरह बनो तो आप फिट हो जाओ, like UV Paz instance यार। तो ये इंटरव्यू देखिएगा जरूर और साथ ही आज ललन टॉप शो में बीपीएससी मामले पर विस्तार से बात होगी। जरूर देखिए और अपनी राय भी हमें बताइए। बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।